हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुरुषोत्तम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डियर यूपीएससी एकेडमी। आज मैं आपको रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप मेरे इन क्वेश्चंस को देखोगे तो मैंने हर क्वेश्चन के नीचे ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जिन्हें करने में आपको बहुत मजा आ रहा है, जो बहुत ही सिंपल है, तो मैं बता दूं रेलवे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मैंने बिल्कुल ना रियल वाले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे छांट के रखे हैं। इन्हें करने में आपकी थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन आपको इसका फल मिलेगा। रेलवे के एग्जाम में 30 क्वेश्चन तक आने की संभावना है पूरी साइंस की। और मैं मेरा मानना है कि अगर आप मैं टोटल मिला के 8 पार्ट बनाने वाला हूँ, अगर आप मेरे 8 पार्ट देखते हो ना, तो आप पूरा का पूरा कवर कर दोगे साइंस को रेलवे के एग्जाम में। आपको बिल्कुल भी रेलवे के एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारा रेटिना है और जो हमारा यहाँ पे कार्निया है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, शरीर के कौन से अंग में पाए जाते हैं दोस्तों, ये आंख में पाए जाते हैं। कार्निया और रेटिना दोनों ही हमारे किससे संबंधित है, हमारी आंख से संबंधित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, किसी चीज को अलग अलग पार्ट्स में बांटना। अब आप एक बात सोचो, अगर मान लो आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, और इतने हजारों बच्चों में से अगर आप किसी एक को ढूंढना चाहते हो तो क्या आसानी से ढूंढ सकते हो? नहीं। अगर लेकिन वहां पे इसलिए क्या करा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। वहां पे अलग अलग सेक्शन बताए जाते हैं। आप वहां जाओगे, आप बताओगे ये क्लास है, ये सेक्शन है, तो वो आसानी से मिल जाएगा ना। इसीलिए क्या करा गया है, तत्वों का भी वर्गीकरण किया गया है, उनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ताकि किसी भी तत्व को आसानी से समझा जा सके और उसे आसानी से ढूंढा जा सके। तो तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए तत्वों का क्या करा गया है दोस्तों, वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्स का पूरा नाम बताओ। तो एड्स का जो पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है। ये तो आपको काफी पहले से याद होगा। आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि अगर कोई पूछे एड्स जो होता है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपको एड्स दिवस भी बता देता हूँ, और एड्स दिवस को याद रखने की दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बता देता हूँ। एड्स में आगे क्या लग रहा है ए। तो ए से क्या बना हमारा एक, और पीछे क्या लग रहा है, 10। तो 10 से दोस्तों हमारा क्या बन गया यहाँ पे, दिसंबर बन गया। तो एड्स कब दिवस जो होता है वो कब होता है, 1 दिसंबर को होता है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रख लेना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए, वास्तविक, और साथ साथ क्या बोला गया है, उल्टा। तो अब पहले ना आप यहाँ पे समझ लो कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो होता किस टाइप का है। तो दोस्तों, ये हमारा दर्पण, और दर्पण के इस साइड में यहाँ पे रखी जाती है कोई भी चीज जिसका दर्पण में चित्र बनता है। और ये दर्पण पे हो रहा है दोस्तों पीछे की साइड पेंट, क्योंकि इधर पेंट होगा तभी तो इधर चित्र दिखाई देगा। तो ये दर्पण हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होता है, फोकस होता है। और यहाँ पे जो होता है हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो आप ये कुछ नोट्स लिखे हैं मैंने, इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के भी पूछा जाता है ना। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि रेलवे ने अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसी को दोबारा से आपको देने वाला है वो, लेकिन हाँ ये बात है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन वो आपको देगा। तो यहाँ पे नोट करो कि सी वक्रता केंद्र है। यहाँ पे जो सी है ये वक्रता केंद्र है, तथा यह वक्रता त्रिज्या पर बनता है। वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है कि ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके एफ से लेके सी तक, ये हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। अगर इस गोले को ऐसा पूरा करा जाए तो सेंटर जो पड़े मतलब पड़ेगा हमारा कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे फोकस पे पड़ेगा। यदि कोई वस्तु सी पर रखोगे तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप यहाँ पे रखोगे सी पर, तो इस मतलब कि जो दर्पण है, दर्पण के लास्ट में आप पीछे की तरफ देखोगे तो सी पर ही आपका प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा। यदि वस्तु एफ पर रखोगे, अगर आप वस्तु को इस जगह रखते हो, एफ पर रखते हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, यानी कि वो बहुत ही काफी पीछे बनने वाला है। यदि वस्तु अनंत पर रखोगे, और अगर वस्तु अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अनंत पे रखोगे तो काम, देखो फोकस पे रखोगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों फोकस पर। आप इसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ना ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनमें चेंजिंग करके, हल्का सा चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है हर बार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तनु जो कि पौधों में पाए जाते हैं,
और जड़ों के डैश पोषक तनों और जड़ों के डैश पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करते हैं। तो पोषक तत्वों को और पानी को संग्रहित करने का दोस्तों नाम काम जो होता है वो किसका होता है, मृदुतक का होता है। और मृदुतक को हम पैरेनकाइमा भी बोलते हैं, आप इसको अच्छे से याद रख लेना। एक और आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जाइलम के बारे में। अगर आपने जाइलम के बारे में पढ़ा होगा, आपने पादप जगत वाला चैप्टर पढ़ रखा है, तो जाइलम का कार्य पानी व खनिज पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। जैसे हमारा रक्त होता है ना, रक्त ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों तक लेके जाता है, ऐसे ही जो जाइलम है पौधों में, ये जड़ों से निकाल के पानी को और मिट्टी से निकाल के खनिज को पौधों के अलग अलग भागों तक भेजता है। इसी का ये दोस्तों काम होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है। तो दोस्तों अच्छे उष्मारोधी का जो उदाहरण है वो क्या है, हमारा कांच। मैं आपको समझा देता हूं कि कांच अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण कैसे है। दोस्तों अगर आप एक लोहे का टुकड़ा लोगे ना, आप उसे यहाँ से गर्म करोगे तो वो उसका, अगर आप एक लोहे के टुकड़े को यहाँ से गर्म करते हो तो उसका ये हिस्सा भी ना खुद पे खुद ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप ये नोटिस करोगे कि गर्मी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कांच है ना एक ऐसी चीज है जो कि उष्मारोधी है, यानी कि अगर आप उसका ये हिस्सा जो है इसको गर्म करते हो तो आप ये नोटिस करोगे सिर्फ यही गर्म होगा, बाकी का हिस्सा उसका गर्म नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक किलोवाट आवर, एक किलोवाट आवर बराबर होता है डैश जूल के। तो दोस्तों एक किलोवाट आवर जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 3.6 और 10 की पावर 6, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होता है। तो अगर आप 10 की पावर 6 कर दोगे ना, तो आपका यहाँ पे जो मतलब सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर आप 3.6 की 10 की पावर 6 में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर कितना, 36 लाख 8। डैश एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। डैश एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। तो आम से तो तेल निकलता नहीं है, टमाटर से नहीं निकलता, आलू से निकलता, तो तेल किससे निकलता है दोस्तों, मूंगफली से निकलता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, मूंगफली। तो मूंगफली से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि मूंगफली का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है जो मूंगफली का सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा गुजरात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए, जो खतरे का संकेत देने वाली लाइट होती हैं उनमें लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है दोस्तों, उच्चतम होती है। अब ये तरंग दैर्घ्य उच्चतम होने से फायदा क्या होता है, वो कोहरे को और धुएं को क्या नहीं करती, प्रकीर्णित नहीं करती। प्रकीर्णन माने, प्रकीर्णन का मीन्स होता है फैलना। तो कोहरे को और धुएं को लाल रंग जो है वो फैलाता नहीं है, इसलिए वो अलग ही क्लियरली हमें दिख जाता है। इसलिए खतरे के ज्यादातर निशानों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश अमलगम बनाने के लिए एक आवश्यक व महत्वपूर्ण धातु है। तो देखो दोस्तों जो अमलगम बनता है वो किससे बनता है, पारे से बनता है। पारा वही है ये जो थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन, एक बात और बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ लेना कभी कि वो कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, तो दोस्तों वो है पारा। वैसे धातुएं जो होती हैं वो द्रव के रूप में नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में होती है, तो क्या होती है दोस्तों, पारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है दोस्तों क्या, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इसका। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसे अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है काली खांसी। पहले जमाने में क्या होता था, लोगों को जब खांसी होती थी, सूखी खांसी, काली खांसी, तो उस काली खांसी का एक साइंटिफिक नेम रखा गया। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, तो उसे पुल्टोसिस भी बोला जाता है काली खांसी का। आप ये नाम याद रखना। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रेलवे पूछ चुका है। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ना 14, ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करना। तो दोस्तों इसमें पूछा गया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे ये। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है क्या, वृत्ताकार। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वृत्ताकार। अब एक बात बताओ दोस्तों, सिर्फ वृत्ताकार वर्ड की याद कर लिया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या ऐसे हम पेपर में और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे? ऐसे तो और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। आपको समझना पड़ेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। मैं चाहता ना तो बस इतना करके छोड़ सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत मैंने लिखा है। परमाणु क्या होता है,
अगर आप किसी तत्व को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो जो उसके अंदर सबसे छोटा कण बचेगा ना, वो क्या होता है दोस्तों, परमाणु होता है। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत है, ये मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रदरफोर्ड ने क्या करा अपने परमाणु सिद्धांत को समझाने के लिए, ये आप गोला देख रहे हो, ये उसने क्या ले लिया, स्वर्ण पत्र लिया। क्या लिया उसने, स्वर्ण पत्र लिया। एक सोने की उसने क्या ले ली दोस्तों, यहाँ पे उसने एक सोने की पिन्नी ले ली दोस्तों। ओके, उसने एक सोने की पिन्नी ले ली, ठीक है। और ये जो पूरा गोला है, जो सोने की पिन्नी है, उस पर उसने क्या करा, ये जो आप किरणें देख रहे हो जो इधर से जा रही हैं, आपको एरो का निशान बता रहा होगा कि ये किरणें जो हैं ये इधर से जो है इधर को जा रही हैं। तो ये सारी किरणें क्या करा उसने, सोने की पिन्नी के ऊपर इनकी बौछार कर दी। ये है अल्फा कणों की बौछार। और जो अल्फा कण का चार्ज होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे निशान भी बनाया है कि अल्फा कण का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब इधर को किरणें छोड़ी गई, तो ये नोटिस किया गया कि कुछ किरणें तो ऐसे सीधी जाके क्या हो गया, इसमें से पिन्नी में से पार हो गई। कुछ किरणें जो है आगे जाके इस तरीके से साइड में मतलब कि मुड़ गई हैं वो, ये जैसे ये किरणें ये भी मुड़ गई है। लेकिन कुछ हजारों में से कुछ अल्फा किरणें, हजारों में से कुछ एक अल्फा किरणें क्या हुआ, पहले वो यहाँ से ऐसे सीधी गई हैं, और फिर यहाँ पे नाभिक के पास से वो वापस घूम के जो है इधर आ गई हैं। इसके घूमने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो अल्फा कण है वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और जो नाभिक है, नाभिक में भी कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए वो क्या हो गई, वापस से घूम के आ गई। तो रदरफोर्ड ने सोने की पिन्नी पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों की निम्न बौछार करके निम्न तथ्य दिए। उसने इसे बौछार करके क्या क्या तथ्य दिए, उसने कहा कि अगर सोने की इतनी बड़ी पन्नी है, तो उस पिन्नी में ये जो अंदर का हिस्सा है, यानी जो उसका नाभिक है, सिर्फ नाभिक में ही क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ भी प्रोटॉन रहा होता ना दोस्तों, तो ये लाइन सीधी पार नहीं होती प्रोटॉन से टकरा के। उसने कहा कि प्रोटॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, नाभिक में है। यानी कि पूरे परमाणु में प्रोटॉन नहीं है, बल्कि उसके इस छोटे से हिस्से में ही प्रोटॉन है। तो अब आप यहाँ पे समझो, अधिकांश अल्फा कण सोने की पिन्नी को के पार निकल जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो बीच में था। तो जो साइड में से जा रहे थे वो उस पिन्नी को काट के सीधे बाहर निकल गए। कुछ अल्फा कण पिन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों में विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे गए और फिर थोड़ा सा इधर को क्या हो गए, वो मुड़ गए, थोड़े से विक्षेपित हो गए। हजारों अल्फा कणों में से कुछ वापिस आए। जैसे आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो, हजारों अल्फा कण जब यहाँ पे गए, तो उसमें से कुछ एक अल्फा कण क्या हो गए दोस्तों, वापिस आ गए। तो इससे रदरफोर्ड के निष्कर्ष जो निकले, रदरफोर्ड ने जो अपने निष्कर्ष दिए हैं, वो निष्कर्ष क्या है रदरफोर्ड के, तो आप रदरफोर्ड के निष्कर्षों को समझो ध्यान से। रदरफोर्ड का पहला निष्कर्ष, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है। खाली तो था, क्योंकि सिर्फ बीच में ही प्रोटॉन था। अगर सारे में होते ना, सारे में धनावेशित भाग होता, यानी पॉजिटिव चार्ज होता, तो फिर पिन्नी में से बाहर नहीं निकल पाते वो अल्फा कण। परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण सोने की पिन्नी को पार कर जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, यानी कि वो सीधे जाते जाते मुड़े हैं। इससे ये पता चलता है कि परमाणु के अंदर जो है वो धनावेशित चार्ज है। क्योंकि जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना दोस्तों, और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो आपस में एक दूसरे को जोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि वो विक्षेपित कर देंगे। और इसी यही हुआ रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के अंदर। विक्षेपित हुए बहुत कम ही ऐसे थे जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे ये संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के अंदर बहुत कम आयतन में होता है। यानी कि जो सोने का परमाणु है ना, जो सोने का परमाणु है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, सारा का सारा नाभिक में है। और उसका बहुत ही कम ऐसा पार्ट होता है, बहुत ही कम ऐसा पार्ट होता है जो पॉजिटिव होता है, वरना तो बाकी सारा पार्ट यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए ये सब आसानी से यहाँ से पार निकल जाते हैं। तो रदरफोर्ड के निष्कर्ष आपने पढ़ लिए। अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, देखो वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की है, इससे आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में काफी चेंजिंग भी होती है तो आप कर लोगे। परमाणु का केंद्र, अगर आपसे पूछे परमाणु का केंद्र जो होता है वो कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। और उस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, एक जो परमाणु होता है ना, उसका पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है, वो उस पूरे गोले के अंदर नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ उसके कहां पे होता है, नाभिक में, यानी उसके बीच वाले हिस्से में होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पथों कक्षाओं में तेजी के साथ चक्कर काटते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, नाभिक के बीच में
नाभिक के बीच में यहाँ पे तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, लेकिन यहाँ इस तरफ जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, यानी यहाँ तो प्रोटॉन होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर काटते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव। इसलिए तो ये कण पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव था, तभी तो पार निकल गए। जब वो नाभिक में आए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ प्रोटॉन था, इसलिए वो कण पार नहीं हो पाए। अब एक बार क्वेश्चन पे दोबारा ध्यान दो। उसने पूछा था इलेक्ट्रॉन डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो भैया वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात यहाँ पे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 से पहले एक चीज और समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज पूछे तो नेगेटिव होता है, अगर प्रोटॉन का पूछे तो पॉजिटिव यानी प्लस वाला होता है। प्रोटॉन का कैसा होता है दोस्तों, प्लस वाला होता है। और अगर आपसे पूछता है न्यूट्रॉन का चार्ज, तो न्यूट्रॉन ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही दोस्तों वो नेगेटिव होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो अगर कोई पूछे कि क्या गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, क्या वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटे रहते हैं, चिपके रहते हैं? आप एक बात बताओ, आप हवा में से हाथ घुमा सकते हो? हाँ, यानी उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तभी तो आप आसानी से हाथ घुमा पा रहे हो, और बहुत ज्यादा आकर्षण बल नहीं है। वहीं अगर आप किसको देखते हो, द्रव को देखते हो, तो द्रव में से भी आप आसानी से हाथ घुमा सकते हो, पानी के अंदर आप हाथ डाल सकते हो, यानी कि वहां पे जगह है। लेकिन क्या आप किसी मेज में, किसी लोहे के, मतलब कि एक लोहे की प्लेट में आप हाथ डाल सकते हो? जैसे आप हवा में हाथ घुमा सकते हो, क्या आप लोहे की प्लेट में हाथ घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते ना, क्योंकि उसके जो आप मतलब कि अणु है ना, लोहे के जो अणु है, उनके बीच आकर्षण बल बहुत जो है बहुत ज्यादा है, उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से जकड़ रखा है, जिसकी वजह से आप लोहे के अंदर से हाथ नहीं घुमा सकते। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाणु है? देखो, एक होता है एक परमाणु जिसमें एक परमाणु हो, एक होता है द्विपरमाणु जिसमें दो परमाणु हो, और एक होता है बहुपरमाणु जिसमें दो से ज्यादा परमाणु हो। तो नाइट्रोजन का N2 होता है तो दो परमाणु, द्विपरमाणु हुआ। क्लोरीन का Cl2 होता है तो द्विपरमाणु हुआ। हाइड्रोजन का H2 होता है तो द्विपरमाणु हुआ। लेकिन सल्फर का S8 होता है, इसलिए इसी को क्या माना जाएगा, यहाँ पे बहुपरमाणु माना जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक गतिमान कार, यानी कि कार है और वो चल रही है अपने आरंभिक वेग से, यानी जो उसकी स्थिति होगी, जो स्टार्टिंग में उसकी रेस रही होगी, आरंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त करती है। यानी उसकी स्पीड पहले कितनी थी, 50 थी, तो अब उसकी स्पीड हो चुकी है 4 गुना, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी स्थितिज ऊर्जा में, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में लिखा है यह उसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है, यानी कि अगर उसका वेग जो है पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा तो क्या उसकी स्थितिज ऊर्जा भी 4 गुना बढ़ जाएगी? या फिर यह इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की 2 गुना हो जाती है, या फिर वो जो उसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है वो सेम रहती है, या फिर जो उसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है वो पहले से 8 गुना हो जाती है। तो इसका आंसर सही क्या है, उसके लिए हम आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं। देखो, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पी, और पी का फॉर्मूला आप याद कर लो। जो पी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है mgh। एम मतलब मास द्रव्यमान, जी मतलब ग्रेविटी, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और एच मतलब होता है हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी में जब भी चेंज होगा तो मास के कारण होगा, या ग्रेविटी के कारण होगा, या हाइट के कारण होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ, क्या यहाँ पे मास चेंज हुआ? नहीं। क्या ग्रेविटी चेंज हुई? नहीं। क्या यहाँ पे हाइट चेंज हुई? नहीं। यहाँ पे क्या चेंज हुआ था, उसका वेग, और वेग का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो रहे कैसी रहेगी दोस्तों, स्थिर रहेगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला समझने के बाद ना आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप बताओ, अगर मैं खाली इसके आंसर पे टिक कर देता कि वो स्थिर रहेगी, और आपको ये पता बताता ही नहीं कि स्थिर नहीं रहेगी, तो क्या आप अच्छे से समझ पाते? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बस एक लाइन में आंसर चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वन लाइनर को रट के ना आपको कोई फायदा नहीं है, अगर आपको उसके पीछे की पूरी स्टोरी नहीं पता तो। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को रटे बिना ना उसको समझने की कोशिश करो। तो अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी, यानी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहली बात है, आवर्त सारणी को परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया गया। हाँ बिल्कुल, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रम में व्यवस्थित है। और आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, बिल्कुल सही है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, बिल्कुल 18 समूह होते हैं। आवर्त एक में केवल एक तत्व है, जो आवर्त एक है उसमें केवल एक तत्व है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आवर्त एक में कितने तत्व हैं? 2।
आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? 8। आवर्त 3 में कितने तत्व हैं? 8। आवर्त 4 में 18, आवर्त 5 में 18, आवर्त 6 में 32 और आवर्त जो 7 है ना दोस्तों, उसमें भी हमारे कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना 7 आवर्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। इसने कहा आवर्त 1 में केवल एक तत्व होता है, तो आवर्त 1 में केवल एक तत्व नहीं होता, बल्कि कितने तत्व होते हैं वहां पे दोस्तों? आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं, यहाँ पे ये रे। और अगर सेकंड आवर्त में पूछा होता तो हम यहाँ पे आंसर देते हमारा 8। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो आप इसे कह सकते हो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम एक तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सार्वत्रिक का मतलब क्या है। सार्वत्रिक का मतलब है जो सब जगह पे लागू होता हो, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पे लागू होता है, ठीक है, वो अन्य ग्रहों पे भी लागू होता है, वो पृथ्वी के हर भाग पर लागू होता है, वो हर देश में लागू होता है, यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बल लागू ना होता हो। इसलिए सार्वत्रिक वर्ड का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो इसमें जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जी का एसआई मात्रक पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फोर्स का ना एक फॉर्मूला होता है। वैसे देखो आप इसको क्लियरली देखोगे ना, आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। इसका वैसे करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? यहाँ पे डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे f फोर्स है, g ग्रेविटी है, m मास है और जो r है तो आपकी रेडियस है। अगर इसकी, क्योंकि इक्वल का निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इस तरीके से, यानी जब इक्वल का निशान होता है तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो f की गुणा किससे हो जाएगी? r से, तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पे। m1 m2 जाएंगे इसके नीचे, तो m1 m2 आ गए उसके नीचे, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों? g बचा। तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया? इसमें चेंज कर लिया। अब ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, इसमें देखो जी की जगह मैंने यहाँ जी रखा। ये जो एफ था, एफ मतलब फोर्स होता है, और फोर्स का जो फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में करते हैं। तो मैंने इस एफ की जगह क्या लिख लिया? यहाँ पे एन लिख लिया, न्यूटन। ये जो आर स्क्वायर है, आर क्या होती है? रेडियस, और रेडियस को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो इस आर स्क्वायर की जगह क्या रख दिया गया? एम स्क्वायर रखा गया। और ये जो नीचे मास है ना, मास 1 मास 2, तो जो मास है उसे किलोग्राम स्क्वायर में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या रख दिया गया? किलोग्राम स्क्वायर रख दिया गया। तो इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना, और इसको आगे कन्वर्ट करके हमने ये फॉर्मूला बनाया। और यहाँ पे जी को हमने सेम रखा, एन को सेम रखा, एम स्क्वायर को सेम रखा है। जो किलोग्राम स्क्वायर है इसको ऊपर ले गए। यहाँ पे तो किलोग्राम की जो पावर है वो 2 है, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? माइनस। क्योंकि कोई भी पावर जब मतलब किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को ऊपर लेके जाया जाता है या नीचे लेके आया जाता है, तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन क्या हो जाता है दोस्तों? बदल जाता है। तो इसी हिसाब से ना जो भी अभी आपने यहाँ पे देखा, तो जी का फॉर्मूला जो करेक्ट बना वो कौन सा बना हमारा? ये वाला बना। तो उसने पूछा था जी का एसआई मात्रक क्या है, तो जी का एसआई मात्रक है यहाँ पे, आप समझ गए होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बन सकता? तो दोस्तों ब्यूट्रिक अम्ल से साबुन नहीं बन सकता। अब अगर इसकी जगह क्वेश्चन पूछ लिया होता किससे साबुन बन सकता है, तो यहाँ पे ओलेइक अम्ल से साबुन बन सकता है, यहाँ पे पामीटिक अम्ल से बन सकता है, यहाँ पे स्टीयरिक अम्ल से साबुन बन सकता है। तो किससे साबुन नहीं बन सकता? ये तो आ चुका है ऑलरेडी पेपर में। अब किससे साबुन तीनों में से बन सकता है, वो आप अच्छे से यहाँ पे याद रखने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे सुचालक का उदाहरण है? अच्छा सुचालक कौन है? तो जो तांबा है ना, तांबा ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। यहाँ पे दोस्तों विद्युत लिखना था, मैं भूल गया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्युत सुचालक का उदाहरण है? तो तांबा है। जो हीरा है हमारा, और जो हमारा कागज है, और जो हमारी रबड़ है, तो हीरा, तांबा और कागज ये तीनों क्या है? विद्युत के कुचालक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षार का रंग कैसा होता है? देखो फिनाल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा होता है? क्षार का रंग पीला होता है। दोस्तों अगर ये आपको समझना है ना कि किसी चीज का रंग कैसे कन्वर्ट होता है, फिनाल्फथेलिन के साथ क्षार का रंग कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ उसका रंग कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं पार्ट फर्स्ट में जो मैंने इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें मैंने काफी अच्छे से ना एक टेबल बना के इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें, ये क्वेश्चन आपको खुद पे खुद ही अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अवतल लेंस, कैसा लेंस है? अवतल। तो आप यहाँ पे सबसे पहली बात है नोटिस करो कि यहाँ लेंस की बात करी गई है, यहाँ दर्पण की बात नहीं करी गई है। एक अवतल लेंस फोकस दूरी
एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को आप समझना दोस्तों, सबसे पहले उसने क्या बोला है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे फोकस की दूरी का फॉर्मूला, यानी कि लेंस के केस में तो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। अब ये तो लेंस के केस में, अगर यहाँ पे दर्पण का केस रहा होता तो ये फॉर्मूला सेम ही रहता, लेकिन बस इस माइनस की जगह यहाँ पे क्या लग जाता, प्लस लग जाता। तो अब इसको सोल्व करते हैं जरा। तो 1/f, एफ मतलब फोकस की दूरी, तो उसने बोला है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो एफ की जगह क्या रख दिया, 15 रख दिया। अभी आप सोच रहे हो कि माइनस में क्यों रख दिया, ये तो पॉजिटिव 15 दिया था। तो जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि जो अवतल लेंस होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले, चलो। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जब भी अवतल लेंस हो आपका और उसमें फोकस दूरी दी हो और आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो अगर वो पॉजिटिव दिया ना तो आप उसे खुद पे खुद ही नेगेटिव में लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 लिखा है। एक नोट नंबर 2 और पढ़ लो आप। जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। एक नोट नंबर 3 पढ़ लो। वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है। तो वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है कि यानी कि अगर शीशा यहाँ पे है ना तो वस्तु जो है वो इस जगह होगी। ठीक है, यानी कि वस्तु शीशे के इधर इधर की तरफ कभी भी नहीं होती, यहाँ पे वस्तु नहीं होती, बल्कि वस्तु कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है और लेफ्ट की दूरी हमेशा कैसे होती है, माइनस में, और इधर की दूरी जो होती है माइनस में होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, कि जो भी आपने यहाँ पे देखा था ना 1/f, एफ मतलब फोकस, 1/v, 1/u, तो v और u का मीनिंग क्या है, तो v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब जो है यहाँ पे क्या है आपका, वस्तु की दूरी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई थी। प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि उसने हमसे किसकी वैल्यू पूछ ली, v की वैल्यू पूछ ली, और वस्तु की दूरी तो यानी u तो उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो 1/-15 हमने यहाँ पे कर लिया था, 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे u को माइनस में कर देंगे। u को माइनस में क्यों कर देंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है और लेफ्ट की दूरी हमेशा कैसी होती है दोस्तों, माइनस में होती है। तो रख लिया 1/-15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-u। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस हो गए। इसके बाद क्या करा हमने, 1/15 सेम रखा, 1/v सेम रखा, और 1/u की जगह क्या रख दिया यहाँ पे 30। इस 1/30 को उधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1/10, और फिर जब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो -1 की किस में होगी, v में, तो माइनस का v हो जाएगा, और 1 की होगी 10 में तो क्या हो जाएगा, माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा, और v का फाइनली आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो v इक्वल टू है वो हमारा कितना है, -10, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों मेरी कोशिश है कि देखो साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको तब तक समझ में अच्छे से नहीं आएंगे जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे। मैंने बहुत बारीक चीजें ना इसके बीच में डाली हैं। मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है देखो किसी बच्चों ने शुरू का बेसिक जो है वो ना पढ़ रखा हो, या 9-10 के चैप्टर उसे बहुत अच्छे से ना आते हो, तो इसलिए मैंने ना ये सब जो है सभी इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। ठीक है, अब देखो अगर आप वन लाइनर रट रहे हो ना तो आप यहाँ पे कैसे रटोगे, अगर मान लो 15 की जगह 20 कर दिया तो फिर क्या करोगे, वन लाइनर रट के। ठीक है, और अगर यहाँ 30 की जगह 40 कर दिया तो फिर वन लाइनर से क्या होगा, तब आपको फॉर्मूला ही तो काम आएगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। अगर मैं एक लाइन में से सोल्व कर देता ना, ये वीडियो फटाफट से खत्म हो जाती, यानी बहुत कम हमारा समय लगता, लेकिन उसका हमें क्या बेनिफिट क्या मिलता है, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि स्कर्वी रोग जो है इसमें होता क्या है। स्कर्वी रोग में क्या आता है दोस्तों, मसूड़ों से खून आना चालू हो जाता है स्कर्वी रोग के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रसायन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है बल्कि मैं आपको बताता हूँ, विटामिन सी जो है ना इसका रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। मैं विटामिन का एक अलग से पूरा का पूरा पार्ट बनाने वाला हूँ। उसमें मैं विटामिन की, अब विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस विटामिन से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, सब कुछ मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी जो है खट्टी चीजों में पाया जाता है, और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है हमारा आंवला। विटामिन के, अगर के की कमी हो जाएगी ना, क्योंकि देखो इसमें के का जिक्र किया गया है, अब आपसे विटामिन सी का क्वेश्चन पूछ लिया, हर बार थोड़ी विटामिन सी पूछेगा, क्या पता अब की बार के पूछे, डी पूछे, ए पूछे।
तो विटामिन के की अगर किसी में कमी है तो उसका रक्त का थक्का जमने में बहुत ही समस्या उसके साथ होने वाली है। यानी कि अगर बाई चांस उसको चोट लग जाती है, खून निकल रहा है, तो जल्दी उसका खून रुकेगा नहीं। अब बात आती है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की किसी के अंदर कमी हो जाएगी तो उसका सूखा रोग हो जाएगा उसको, यानी कि वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। और बच्चों में एक रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये रिकेट्स नामक बीमारी भी विटामिन डी से होती है। इसमें बच्चों की जो अस्थियां होती है ना दोस्तों, वो मुड़ने लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अगला एक पॉइंट मैंने बताया आपको कि विटामिन ए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया विटामिन के को, डी को और सी को तो कर ही दिया है। विटामिन ए को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। विटामिन ए की कमी से हो जाती है क्या, रतौंधी। और रतौंधी नामक रोग होता है। और रतौंधी से क्या होता है, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। आपने ना कादर खान की अगर एक मूवी देखी हो, तो कादर खान ऑटो चलाता था और 6 बजे के बाद ना उसको दिखाई नहीं देता था। तो उस मूवी में उसको ये रतौंधी नामक रोग ही था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है। अब बात आती है डेयरी उत्पाद होता क्या है। डेयरी उत्पाद होता है जो दूध से बनता है। तो मलाई दूध से बनती है, खोया दूध से बनता है, पनीर दूध से बनता है, लेकिन गुड़ थोड़ी ना दूध से बनता है, तो गन्ने से बनता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या है दोस्तों, गुड़। अगला क्वेश्चन है हमारा पवन परागणित। पवन परागणित पौधों के परागकण हैं, कैसे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं पवन परागणित पौधे क्या होते हैं। पवन परागणित पौधे वो होते हैं कि कुछ पौधों पे छोटे छोटे क्या होते रहते हैं, परागकण होते हैं। जब तेज हवा चलती है तो ये परागकण उड़ते हैं हवा के साथ और इधर उधर गिर जाते हैं। और जहां जहां ये गिरते हैं वहां पे छोटे छोटे और पौधे जो है वो जन्म ले लेते हैं। तो ये कह रहा है परागकण कैसे होते हैं, भारी और चिपचिपे। अगर भारी होंगे तो उन्हें पवन उड़ा ही नहीं पाएगी ना, दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे वो। हल्के और चिपचिपे, देखो इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है, चिपचिपे। अगर वो चिपचिपे होंगे तो पानी को सोखेंगे नहीं, है ना। और वो अगर चिपचिपे होंगे तो वो तो छूटेंगे नहीं ना पेड़ से, चिपके रहेंगे पेड़ के ऊपर ही। स्पंजी और भारी, हाँ स्पंजी तो होते हैं लेकिन भारी तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर भारी होंगे तो उन्हें हवा उड़ा नहीं पाएगी, वो कहीं और गिरेंगे ही नहीं जाके। तो वो होते हैं हल्के और स्पंजी। हल्के होते हैं इसलिए वो पवन से आसानी से उड़ जाते हैं। और स्पंजी मतलब होता है कि उनके अंदर पानी को सोखने का गुण होता है। वो जब हवा के साथ ये परागकण कहीं गिर जाते हैं तो जहां भी ये गिरते हैं वहीं पे जैसे ही इन्हें थोड़ा सा पानी मिलता है तो वहीं पे इनमें अंकुर फूटने लगता है और ये जो है एक पौधे के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्पंजी मीन्स क्या होता है, पानी को सोखने वाला होता है स्पंजी मीन्स, आप इसको अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग। जो हम घर में वायरिंग लगाते हैं अपनी लाइट वाइट में, परिपथ जो होता है यानी जैसे हम तार जोड़ते हैं उनमें तार कैसे जुड़े होते हैं। तो सीधे जुड़े होते हैं, या क्रमिक रूप से जुड़े होते हैं, या समांतर क्रम में यानी कि समानांतर भी कह सकते हो, या फिर वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो वो कैसे जुड़े होते हैं, समानांतर जुड़े होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज मिलेगी ज्यादातर वो समानांतर वर्ड हमेशा मिलेगा देखने के लिए। तो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इस तरीके से तार लगाया और यहाँ बीच में एक बल्ब लगा दिया, इस तरीके से लगा के यहाँ बीच में दूसरा बल्ब लगा दिया। तो दोस्तों पहला बल्ब ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ऐसे यहाँ लगा दिया। अगर बाई चांस ये वाली वायरिंग फूक जाती है तो ये वाला बल्ब फूक जाएगा, बाकी ये दोनों बल्ब आपके जलते रहेंगे। इसी को बोलते हैं समांतर क्रम में जुड़ना। तो समानांतर क्रम में यदि कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो अन्य बल्ब जो है वो जलते रहेंगे, वो आपके खराब नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा पर एक वस्तु का भार। अगर किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाओ तो जो उसका भार है वो पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/6, यानी कि इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब मैं आपको ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक होता है द्रव्यमान और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, भार होता है। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, अर्थात पृथ्वी पर यदि द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg ही द्रव्यमान होगा। आप ये याद रखो कि द्रव्यमान किसी भी अलग अलग पिंड पर जाने से चेंज नहीं होता। लेकिन इसके साथ बात करते हैं भार की। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 60 गुना 1/6 न्यूटन यानी कि 10 न्यूटन जो है उसका हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए उसने ये पूछा था चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होगा, तो वो होता है 1/6। यानी अगर यहाँ पे 60 है तो उसे गुना कर दो 1/6 से, 10 न्यूटन के बराबर उसका वजन होगा चंद्रमा के ऊपर जाने के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्क कार्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भित्तियों पर, एक सेकंड, कार्क की कोशिकाओं में उनके भित्तियों पर डैश नामक रसायन होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अपरागम्य बनाता है। तो देखो दोस्तों जितने भी पौधे होते हैं ना उन सब पर होती है एक ब्राउन कलर की मोटी सी छाल, आपने देखी होगी वो छाल।
तो ये जो छाल है वो उन्हें क्या बनाती है, अपरागम्य बनाती है। अब अपरागम्य का मीन्स क्या होता है, अपरागम्य मीन्स जहां से हवा और पानी लीकेज ना हो, यानी कि वो ऐसा बनाती है हवा और पानी ताकि लीकेज ना हो। और ये जो छाल होती है किसके बनी होती है दोस्तों, सुबेरिन नामक एक तत्व की बनी होती है। तो यही पूछा था, कार्की की कोशिकाओं में उनकी भित्तियों पर डैश नामक एक रसायन होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अपरागम्य बनाता है। तो देखो दोस्तों, जब जो जड़ होती है, जड़ क्या करती है, जमीन से पानी को निकालती है। जो हरे हरी पत्तियां होती हैं ये सूर्य से जो है सूर्य के प्रकाश को ले लेती हैं, ठीक है। और जो खनिजों लेते हैं ये, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और फिर ये पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो जब जड़ पानी को लेगी और जो हरी पत्तियां हैं वो सूर्य की रोशनी को लेंगी, तो वो सब जो है पौधे आसानी से यूज कर पाए, बाहर ना निकल पाए। इसलिए उसे अपरागम्य बनाने के लिए कवच की जरूरत पड़ती है। और ये कवच जो है सुबेरिन नामक एक तत्व से बनता है, ठीक है। और सुबेरिन पाया जाता है पौधे की छाल के अंदर। आप इसे अच्छे से याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब सबसे पहली बात आती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। उसने कहा था कि जो एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैं आपको समझाऊंगा अभी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन उससे पहले समझो कि जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है वो निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है। यानी इस चार में से जो तीन पॉइंट है वो सही है और एक कैसा है हमारा गलत है। तो हमें यही जानना है कि वो किसकी व्याख्या जो है, मतलब कि एक सेकंड, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है। तो यह अभिकारकों और उत्पादों के अगुणों अगुणों को अभिक्रिया प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यह चिन्हों, उसने कहा था ना के अतिरिक्त, यानी कि जो गलत वाला है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया का गुण नहीं है, हमें वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। यह चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से अभिकारकों और उत्पादों के बारे में हमें बताती है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप नाइट्रोजन यानी N2 हाइड्रोजन यानी H2 को रिएक्ट कराते हैं तो आपका NH3 बनता है, यानी कि अमोनिया बनता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो H है वो कितना है, 3 है, और जो N है वो कितना है यहाँ पे, 1 है। इधर N कितना है, 2 है। इधर H कितना है, 2 है। तो यहाँ पे N 2 है जबकि यहाँ पे N 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ पे H 3 है, यहाँ पे H 2 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। तो क्योंकि नाइट्रोजन के दो परमाणु है, यहाँ नाइट्रोजन के दो परमाणु है ना, इसलिए मैंने क्या करा, इस अभिक्रिया में यहाँ पे 2 से मैंने गुणा कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 से गुणा कर दी। तो ये हो गया 2NH3 और इधर के दोनों कैसे रहे, सेम हो गए। तो नाइट्रोजन इधर 2 है, अब इधर भी नाइट्रोजन कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितनी है, 3 तो पहले से थी, 2 से अब यहाँ से गुणा हो गई तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो इसे संतुलित बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन में 3 की गुणा कर दी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन है वो भी 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारी कितनी है, 2 तिया 6 हो गई। तो यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन हो गई कितनी, 2 तिया 6। आपको बता दूं, इधर वाला जो पार्ट होता है जिनको रिएक्ट कराया जाता है, जिनमें प्लस का निशान होता है, ये अभिकारक होते हैं। और जो दूसरी साइड होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, उत्पाद होते हैं। तो उसने कहा था यह जो संतुलन हमने किया है, यह रासायनिक अभिक्रिया, यह अभिकारकों और उत्पादों के अगुणों को अभिक्रिया प्रदान कराती है। तो अगुणों को अभिक्रिया प्रदान कराती है, उनके जो अगुण थे, जो वो मैच नहीं कर रहे थे, वो बैलेंस नहीं कर रहे थे, वो हमने बैलेंस कर दिया। यह चिन्हों के सूत्रों के माध्यम से अभिकारकों और उत्पादों, तो चिन्ह के माध्यम से अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी देती है। तो बिल्कुल सही है। इस चिन्ह के एरो के निशान के जो इधर होता है वो उत्पाद होता है और जो इधर होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, उसने सही इन्फॉर्मेशन दी है। अगला पॉइंट था, पहले हम सी की जगह डी को पढ़ते हैं। यह अभिकारकों और उत्पादक के सापेक्ष द्रव्यमानों को दर्शाती है। बिल्कुल, ये अभिकारकों के और उत्पाद के सापेक्ष द्रव्यमानों को जो है हमें साफ साफ यहाँ पे क्लियरली जो है वो दर्शाती है। तो ए, बी और डी तीनों के तीनों पॉइंट एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं जो वहां पे रियल में होता है। लेकिन जो ये लिखा है ना, यह परमाणुओं और अणुओं की संरचना को दर्शाती है, तो ऐसा नहीं है, ये परमाणु और अणुओं की संरचना को नहीं दिखाती। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, हमारा सी माना जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतह पर रखे एक पिंड द्वारा लगाया गया प्रणोद, या प्रणोद को थ्रस्ट बोलते हैं, आप याद रखना। तो क्वेश्चन था हमारा, सतह पर रखे गए पिंड द्वारा, सतह पर रखे गए पिंड द्वारा
लगाया गया प्रणोद डैश यानी कि थ्रस्ट के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों? पिंड के भार के बराबर होता है। तो प्रणोद क्या है? एक प्रकार का बल होता है और ये हमेशा कैसे लगता है? लंबवत लगता है, यानी कि ये लंबवत का मतलब होता है इस तरीके से ये लगता है, ऊपर से सीधा 90 डिग्री के एंगल पे बल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में है, डैश का गलनांक बिंदु बहुत कम होता है। तो रुबिडियम, सीजियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन चारों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो ये जो चारों के चारों आपको दिया है ना, ये चारों ऑप्शन जो है आवर्त सारणी के पहले वर्ग से लिए गए हैं। आप पहले सबसे पहले ये समझ लो। तो पहले वर्ग में होता है क्या? मतलब हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, इस तरीके से, मतलब ये पहले वर्ग के जो है तत्व हैं। तो इसको याद रख सकते हो आप किस तरीके से, यहाँ पे हली ना करे रब से फरियाद, हली ना करे, हली ना करे रब से फरियाद, इस तरीके से आप इनका नाम आसानी से याद रख सकते हो। अब एक चीज और याद रख लो कि नीचे की तरफ जाने पर जो मतलब कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो उसने पूछा है हमसे यहाँ पे क्या, कि डैश का गलनांक बिंदु बहुत कम होता है। तो गलनांक बिंदु किसका कम होगा? जो ज्यादा नीचे होगा। तो ज्यादा नीचे इसमें आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा नीचे इसमें एक ही चीज है, यहाँ पे सोडियम में बस ज्यादा नीचे हमारा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? Na दे रखा है, बाकी तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है। यानी पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम के बारे में है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। ओके, देखो अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है ना, आप एक बार 10th क्लास की बुक उठाओ, एक बार आवर्त सारणी देखो आप ध्यान से कि आवर्त सारणी होती क्या है। और मैंने ना पहले पार्ट में, यानी जो पार्ट 1 है हमारा साइंस का, वहां पे आवर्त सारणी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न के क्या करना है? हमें जोड़े बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन है। पहले में लिखा है, तत्वों के लिए प्रतीकों के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। जो तत्व होते हैं, तत्वों के प्रतीक होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम के लिए Na लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम के लिए Ca लगाया जाता है। तो तत्वों के प्रतीकों के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। तो तत्वों के प्रतीकों के तौर पर सबसे पहले किसको इस्तेमाल जो किया गया था, उसको किसने किया था इस्तेमाल? डाल्टन ने किया था। तो पहले का यानी कि ए का करेक्ट आंसर कौन सा है? हमारा सेकंड। सोडियम का लेटिन नाम क्या है? तो देखो सोडियम को का जो लेटिन नाम है वो क्या है? हमारा नाइट्रियम। क्योंकि सोडियम के लिए, देखो सोडियम के लिए ऐसा लगना चाहिए, लेकिन हम लगाते क्या है? Na लगाते हैं। तो वो नाइट्रियम से ले जाता है, यानी कि इसका हमारा बी का जो आंसर करेक्ट है वो क्या है? फोर्थ है हमारा। अगला है, पोटेशियम का लेटिन नाम क्या है? तो पोटेशियम का जो लेटिन नाम है वो क्या है? हमारा कैलियम नाम है, यानी कि हमारे सी का आंसर क्या है? हमारा थर्ड। और यहाँ पे कहा गया है, आयन में परमाणुओं की जो उपस्थिति होती है वो कितनी होती है हमारी दोस्तों? 5 होती है। आयन में परमाणुओं की उपस्थिति 5 होती है, यानी कि आंसर डी का जो है क्या है? फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों के में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो पहले आप ये समझ लो कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है दोस्तों, पौधों के खाना बनाने की एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें वो पृथ्वी से पानी लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य की रोशनी से एनर्जी लेते हैं और वो अपने लिए जो है खाना तैयार करते हैं। तो जो वायुमंडल से मतलब कि जो सूर्य के का प्रकाश लिया जाता है, वो लिया जाता है हरी पत्तियों के द्वारा। हरी पत्तियां जो है इसमें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। और हरी पत्तियों के अंदर एक जो है तत्व पाया जाता है, उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ होता है? तो हरी पत्तियों में दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल होता है। आप इसको अच्छे से याद रखना, क्या होता है हरी पत्तियों में? हमारा क्लोरोफिल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर भी एक धातु होती है, मैग्नीशियम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्तन में समान भार के He मतलब हीलियम, CH4 यानी कि मीथेन और SO2 रखा गया है। SO2 रखा गया है जो 210 mm का दबाव डालते हैं, यानी ये 210 mm का दबाव डालते हैं। तो यहाँ पे हीलियम और यहाँ पे जो है हमारा मीथेन और यहाँ पे जो हमारा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, का आंशिक दबाव, इनका जो आंशिक दबाव है वो है P1, P2 और P3। यानी कि देखो ये तीनों मिलके दबाव कितना डालते हैं? 210 mm। He यानी हीलियम का जो दबाव है वो P1 है, जो CH4 यानी कि हमारा मीथेन है उसका दबाव क्या है? P2 है, और जो SO2 है यानी कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है उसका दबाव जो है हमारा कितना है? P3 है। यानी कि उन तीनों के हमें दबाव जो है अलग अलग दे दिए यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है कि बताओ ज्यादा दबाव किसका रहा होगा यहाँ पे? He का यानी कि हीलियम का,
CH4 का यानी कि मीथेन का, या फिर SO2 का यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का रहा होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर तो इसका ये है वैसे, यानी P1 का ज्यादा, P2 का उससे कम और P3 का उससे कम। लेकिन थोड़ा सा ना इसको मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसको एक बार समझ लो। सॉल्यूशन क्या है इसका? स्टेप 1, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हीलियम और CH4 यानी कि मीथेन और SO2 का अनुभार निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? आपको यहाँ पे इनका अनुभार निकालना है। अनुभार परमाणु संख्या का लगभग दुगना होता है। अगर आपको परमाणु संख्या याद है तो उसका जो अनुभार होगा परमाणु संख्या से कैसा होगा? दुगना होगा। जैसे हीलियम है तो परमाणु संख्या उसकी 2 होती है और परमाणु भार 2 जो है इसका कितना होता है यहाँ पे? 4 होता है। अगर यहाँ पे आप मीथेन की बात करोगे तो परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार जो है वो कितना है? 12 है। और अगर यहाँ पे बात करते हो आप सल्फर डाइऑक्साइड की तो परमाणु संख्या जो है वो कितनी है? 16 और परमाणु भार कितना है दोस्तों? यहाँ पे 32 है। अब यहाँ पे जो एक तरफ तो हमने तत्व लिख लिए, एक तरफ लिख लिए अनुभार। तो H हीलियम का जो अनुभार है वो कितना था? 4। अभी हमने यहाँ से पढ़ा है कि जो हीलियम था उसका अनुभार कितना था? परमाणु भार कितना था? 4 था, तो 4 लिख लिया। जो CH4 में निकालना है हमें, देखो CH4 में आगे क्या है? C का परमाणु भार कितना है? 12। तो यहाँ पे हमने क्या करा? C की जगह लिख लिया 12। H का परमाणु भार कितना है? देखो जो दोस्तों H होता है ना हमारा, H का परमाणु भार मतलब होता है हमारा कितना? 1। और इस 4 को यहाँ लगा लिया और इनको ऐड करेंगे तो 4 एकम 4 और 12 और 4 16, यानी इसका परमाणु भार हो जाएगा कितना हमारा? 16। इसका परमाणु भार कितना है हमारा? 4। अगर SO2 की बात करते हैं तो पहले S की बात कर लो। SO2 में तो जो SO2 होता है यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या, S की परमाणु संख्या क्या होती है हमारी? 16 होती है और परमाणु भार कितना होता है? 32। तो S की जगह तो दोस्तों कितना रखोगे आप? 32। यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये परमाणु संख्या जो है किसकी है? सिर्फ और सिर्फ C की है। और ये परमाणु भार जो है वो सिर्फ और सिर्फ C का है, H का नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही ना S की परमाणु संख्या और S का ही ये परमाणु भार है। तो S की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 32 है। O यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और 2 की जगह 2 रखेंगे और 16 दूनी 32 और 32 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 64। तो इस तरीके से अनुभार निकालते हैं हम। अनुभार निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। जिसका अनुभार ज्यादा होगा उसके मोलों की संख्या कैसी होगी? कम। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना, देखो आप थोड़ा सा ना प्रिपेयर करने की खुद भी कोशिश करो कि किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करोगे। जिसका अनुभार ज्यादा होगा उसमें मोलों की संख्या कम होगी, और जिसका अनुभार कैसा होगा दोस्तों? कैसा होगा? कम होगा, उसमें मोलों की संख्या कैसी होगी? अधिक होगी। और जिसके मोलों की संख्या अधिक होगी उसका दबाव भी अधिक बनेगा। तो मोलों की संख्या अधिक किस में होती है? अगर अनुभार कम होगा तो मोलों की संख्या अधिक होगी। तो अनुभार कम किसका है? He का, यानी इसके मोलों की संख्या सबसे कम होगी। और अगर इसके मोलों की संख्या सबसे कम है तो सबसे ज्यादा दबाव भी इसका रहा होगा। इसलिए P1 को सबसे आगे लिखा गया, P2 को उसके पीछे और P3 को उसके पीछे। क्योंकि जो P1 है यही तो हमारा हीलियम के अनुभार को दर्शाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसको प्लीज नोट करो। अगर आप इसको नोट करोगे, बिना स्किप करो देखोगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। बहुत छोटे बहुत आसान क्वेश्चन पेपर में आजकल नहीं आते हैं। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन का रट्टा मारने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके दोबारा फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको उसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी अगर आपको पेपर में कहीं नंबर लाना है तो अच्छी जगह। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इस तत्व का नाम बताओ। तो आप ऐसी कंडीशन में ना, इस तरीके के सवाल में आप क्या करो? सबसे पहले उन सबको उठा के ना, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको उठाओ और उसको जोड़ दो। इन चारों को जोड़ा कितना आया? 20। अब 20 किसका परमाणु क्रमांक है? 20 होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे 20 हो गया। अब 20 कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है, कैसे पता चलेगा? तो परमाणु क्रमांक आप कम से कम 20 तक याद करो। बाकी मैं आपको बहुत जल्दी एक मतलब ट्रिक बताने वाला हूं, उससे आपको 20 तक के परमाणु क्रमांक जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलते समय फिसलने के जोखिम में कमी डैश है। तो देखो घर्षण बल जितना धनात्मक होगा, धनात्मक का मतलब ज्यादा होता है और ऋणात्मक का मतलब कम, घर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना ही आपके फिसलने के चांस कम रहेंगे। अगर आप कहीं पे मान लो कहीं पे ईंटें बिछी हुई हैं नॉर्मली और आप उसके ऊपर चल रहे हो, तो घर्षण बल जो है वहां पे कैसा है? बहुत ही ज्यादा है, तो आप वहां जल्दी से फिसलोगे नहीं। अगर आप मार्बल पे चल रहे हो तो घर्षण बल जो है वहां पे कम है, आप वहां पे फिसलने का ज्यादा चांस रहेगा। तो घर्षण बल जितना ज्यादा होगा गिरने का चांस उतना ही कम होगा, ये ध्यान रखो आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो डीएनए में तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या हो सकता है? जीन हो सकता है। अगर आपसे पूछे ना पिता के गुण बच्चों में किसके कारण जाते हैं, तो पिता के गुण बच्चों में जीन के कारण ही जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की और। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा
हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। तो हृदय से संबंधित है यहाँ पे ईसीजी। आपको पता होगा ईसीजी कराते हैं, इस तरीके से वो दिल की धड़कनें जो है ऊपर नीचे चलती हुई दिखाते हैं। जब ये लाइन सीधी हो जाती है तो मनुष्य की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और आपको जहां पे भी कार्डियो वर्ड दिखाई दे जाए ना, आप समझ जाना हृदय से संबंधित है। यानी कार्डियोलॉजी, कार्डियो वर्ड आपको जहां भी दिखाई दे समझ लो कि ये हृदय से संबंधित है। कार्डियो वर्ड जहां भी होगा हृदय से संबंधित ही वो चीज कहीं ना कहीं होती है। तो इसमें क्योंकि 3 ऑप्शन और दिए गए थे और डिक्टो सेम क्वेश्चन ये पूछ लिया है, तो हो सकता है अब की बार इनसे कुछ आपसे पूछ ले, तो आप उसको भी याद कर लो। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एनसिल्फोग्राम। ठीक है, और ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यूरिन कालमेट ने ये टीका बनाया था, बैसले कालमेट यूरिन। बैसले कालमेट यूरिन जो है ये टीबी का टीका है। टीबी से जान बचाने के लिए बच्चों को बचपन में ये टीका जन्म लेते ही जो है आजकल दे दिया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा क्या, ईसीटी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वेल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वेल्सिव थेरेपी। और ये मेंटल प्रॉब्लम यानी जो दिमागी समस्या होती है उससे संबंधित होता है। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है ना दिमाग से संबंधित कौन कौन सा है, तो दिमाग से संबंधित ईईजी भी है जो भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, और ईसीटी भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये 40 क्वेश्चन आपको लग रहा है मैंने 40 कराए हैं, लेकिन मैंने ना आपको कम से कम 100 क्वेश्चन कराए हैं। आपको मेरे जो कराए हुए क्वेश्चन है ना इनको उतारने में दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो जरूर लगेगा, पक्का ये मैं मानता हूं कि एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन और उन 40 क्वेश्चन के नीचे एक एक शब्द का आंसर लिख देता ना तो बहुत ही कम समय में वीडियो बन जाती। इसमें लगभग हमारा 52 से 53 मिनट लगे। ये वीडियो मतलब कि 30 मिनट भी नहीं लेती अगर मैं उस 30 क्या 20 मिनट में वीडियो बन जाती है अगर मैं आपको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना देता। पर आप याद रखो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लिखने से, उसको समझने से ही आपके क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट होने वाले हैं। अगर आप इस उम्मीद में रहोगे कि आप मतलब कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है, तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो मैंने इस वीडियो में बनाने में काफी मेहनत किया, और अगर आपको मेरी मेहनत सही लग रही है और आपको समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।